अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब कोई गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आपकी तरफ आती है और क्रॉस करके आगे चली जाती है तो उसके हॉर्न की आवाज़ में क्या चेंजेस फील होती हैं। आपने यकीनन ट्रेन की विसल भी सुनी होगी। ट्रेन जब विसल करते हुए स्टेशन की तरफ आती है और फिर क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाती है तो इस दौरान विसल की आवाज़ में बारीकी और मोटाई फील होती है। आज के लेक्चर में हम इसी इफ़ेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले ऑस्ट्रिया के एक साइंसदान डॉपलर ने डिस्क्राइब किया। इसी वजह से इसका नाम डॉपलर इफ़ेक्ट पड़ गया। तो फिज़िक्स में हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आइए देखते हैं कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है। Whenever there is a relative motion between a source of sound and the listener, बेटा लिसनर वो जो आवाज़ को सुनता है, इसको हम ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। और सोर्स ऑफ साउंड वो जो आवाज़ बनाता है, जैसे हमारा वोकल कॉर्ड हो गया, कोई बर्ड हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क या पियानो हो गया, कोई भी चीज़ जो आवाज़ पैदा करेगी वो सोर्स और जो सुनेगी वो लिसनर या ऑब्जर्वर। जब ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में होते हैं, यानी एक दूसरे के हिसाब से मूव करते हैं, तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द लिसनर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स। जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई देती है वो डिफरेंट होती है उस फ्रीक्वेंसी से जो सोर्स इमिट करता है। ठीक है, और ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है इसी को हम डॉपलर इफ़ेक्ट बोलते हैं। यानी कि अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है रिलेटिव मोशन की वजह से, ये ज़रूरी है कि चेंज रिलेटिव मोशन की वजह से आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पिच भी चेंज होगी। तो पिच या फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आती है रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर या इन दोनों की मोशन की वजह से, उसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इस फिनोमेना को सबसे पहले ऑस्ट्रियन फिजिस्ट, बेटा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, ठीक हो गया, तो जिसका नाम क्रिस्टियन डॉपलर था, इसने 1842 में डिस्क्राइब किया। इसी वजह से इसके पीछे इस इफ़ेक्ट का नाम डॉपलर इफ़ेक्ट पड़ गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि डॉपलर इफ़ेक्ट का कोई एग्जाम्पल क्या होता है। तो बेटा डॉपलर इफ़ेक्ट का जो एग्जाम्पल है, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डॉपलर शिफ्ट इज द चेंज ऑफ पिच हर्ड व्हेन अ व्हीकल साउंडिंग अ हॉर्न अप्रोचेज और रिसीड्स फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। ठीक है, वही बात कि जब कोई कार या बस या कोई भी व्हीकल हॉर्न बजाते हुए अप्रोच या रिसीड करती है किसी ऑब्जर्वर को। बेटा अप्रोच करना मतलब नज़दीक आना या टुवर्ड्स जाना, और रिसीड करना मतलब अवे या दूर जाना। तो जब कोई व्हीकल हॉर्न बजाते हुए अप्रोच या रिसीड करेगी किसी ऑब्जर्वर को, तो इस कंडीशन में कंपेयर टू द इमिटेड फ्रीक्वेंसी, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करता है उसके कंपैरिजन में जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द अप्रोच। अप्रोच करते वक्त जो लिसनर होता है उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रिसीव होती है, एंड सिमिलरली इट इज़ लोअर ड्यूरिंग द रिसेशन। और अवे जाते वक्त, दूर जाते वक्त जो फ्रीक्वेंसी लिसनर को हर्ड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसी इफ़ेक्ट को हम डॉपलर इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो अब आपने एग्जाम्पल के ज़रिए भी इसको समझा। अच्छा बेटा, इसके काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो सोर्स मूव कर रहा है
व्हीकल जो है वो अप्रोच या रिसीड कर रही है, इसी तरीके से ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है। यानी किसी भी तरीके से रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो इसके काफ़ी सारे केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर जब सोर्स रेस्ट में होता है और लिसनर मूव करता है और वो टूवर्ड्स मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब सोर्स रेस्ट में है और लिसनर जो है वो अवे मूव कर रहा है, और सोर्स जो है सोर्स इज मूविंग और अब लिसनर जो है वो रेस्ट में है। इसी तरीके से ये काफ़ी सारे केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कभी सोर्स रेस्ट में होता है तो कभी सोर्स मूव करता है तो लिसनर रेस्ट में होता है, और कभी दोनों जो है वो मूव करते हैं। अब ये टूवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं, अवे भी मूव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच भी कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। तो अब हम इन केसेस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो जब सोर्स रेस्ट में हो, ठीक है। सोर्स मतलब आवाज़ पैदा करने वाला वो रेस्ट में हो, और जो लिसनर है वो मूव कर रहा हो, और मूव भी टूवर्ड्स द सोर्स। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें कि सोर्स जो है वो रेस्ट में है और लिसनर जो है वो टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में डॉपलर इफेक्ट के फार्मूले किस तरीके से बनते हैं और क्या चेंजेस फील होती हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। इस फार्मूले में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी साउंड की, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी साउंड की। अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इस फार्मूले को रीअरेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी अपान वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी। अच्छा बेटा, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से पिच भी चेंज होती है। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए या तो वेलोसिटी को न्यूमरेटर में चेंज होना पड़ेगा या तो वेवलेंथ को डिनोमिनेटर में चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में वेलोसिटी और वेवलेंथ है। मैं आपको बता दूं, आगे जाकर इसको हम क्लियर करेंगे कि जब सोर्स रेस्ट में होता है और ऑब्जर्वर मूव करता है, तो जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेलोसिटी यानी न्यूमरेटर में चेंजेस आती हैं, और जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ यानी डिनोमिनेटर में चेंजेस आती हैं। तो न्यूमरेटर या वेलोसिटी में चेंजेस कब आएंगी? जब लिसनर मूव करेगा, और वेवलेंथ में चेंजेस कब आएंगी? जब सोर्स मूव करेगा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो लिसनर है वो मूव कर रहा है, तो शुरू में जब लिसनर मूव नहीं कर रहा था तो साउंड जो है वो वी वेलोसिटी के साथ हमारे कान की तरफ आ रही थी। पर क्योंकि बेटा हम भी मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड्स मूव कर रहा है, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाती है। शुरू में साउंड वी वेलोसिटी के साथ आ रही थी, पर हम क्योंकि टूवर्ड्स जा रहे हैं तो अब साउंड जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो v प्लस वी नॉट हो जाएगी। ठीक हो गया? और इस वेलोसिटी को इंक्रीज करने की वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी चेंज हो जाएगी। तो नई फ्रीक्वेंसी को अब हम एफ डैश बोलेंगे, और ये बराबर हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जो है वो v प्लस वी नॉट हो गई और वेवलेंथ जो है वो सेम है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो v प्लस वी नॉट अपान लेमडा के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ से अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करें, जैसे कि v इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेमडा जो है वो वेलोसिटी अपान फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो अगर हम इस फार्मूले में वेवलेंथ की वैल्यू को पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाएगी v प्लस वी नॉट अपान वेवलेंथ की जो वैल्यू है v अपान फ्रीक्वेंसी।
यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो तीसरे नंबर पर है इसको हम रीअरेंज करके ऊपर न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है ये न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v प्लस वी नाट अपान वी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें वी नाट क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और ये जो v है ये दोनों साउंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करती हैं। f जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, और ये जो है एफ डैश ये वो फ्रीक्वेंसी है जो लिसनर या ऑब्जर्वर को हर्ड होती है। ठीक है, यहाँ से आप नोट करोगे कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। वाई? बिकॉज ये जो वी नाट है हमने न्यूमरेटर में ऐड किया है और इसकी वजह से न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम है, जिसकी वजह से न्यू फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर या लिसनर मूव कर रहा है तो चेंज किस में आई है बेटा, वेलोसिटी में चेंज आई है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। आ रही है बात समझ में? अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज तो हुई है, लेकिन कितनी इंक्रीज हुई है, यानी इसके अंदर चेंजेस कितनी आई हैं। तो इसके लिए बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया वो ये वाला है। ठीक है, और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी ये देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म हैं ये दो टर्म हैं, एक है v अपान वी नाट, ये कॉमन है। तो v अपान वी नाट के साथ जब हम फ्रीक्वेंसी बाहर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ वी अपान वी, और फिर प्लस करके ये जो दूसरा टर्म है वी नाट अपान वी। ठीक है, और बाहर से जो फ्रीक्वेंसी है ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक टर्म हो जाएगा एफ वी अपान वी और दूसरा टर्म हो जाएगा एफ वी नाट अपान वी। बेटा ये जो वी में कट जाएगी तो एफ नाट बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एफ और यहाँ पर क्या बचेगा, वी नाट अपान वी इंटू एफ। सही हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर प्लस कर रही है तो उस तरफ जाएगी तो माइनस करेगी, तो फार्मूला बन जाएगा एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल टू वी नाट अपान वी इंटू एफ। सही हो गया। ये एफ जो है उधर चला गया और इस तरफ ये सेम टर्म जो है वो रहता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश माइनस एफ, इसको हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, और ये बराबर होती है वी नाट अपान वी इंटू एफ। और चेंज इन फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगी क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सो ज़्यादा माइनस कम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। ठीक हो गया। तो कभी कभी इस इक्वेशन पर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है, और फ्रीक्वेंसी में चेंज कितनी आएगी इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड केस की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है वो सोर्स मूव करता है और लिसनर जो है यहाँ पर जो है वो सोर्स रेस्ट में है एंड लिसनर इज मूविंग, पर अब ये अवे मूव कर रहा है। तो केस नंबर 2 में सोर्स तो रेस्ट में है पर अब लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक हो गया। और इस कंडीशन में सिमिलरली स्टार्ट करते हैं कि v इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी अपान वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी सोर्स जो है वो रेस्ट में है और लिसनर मूव कर रहा है, तो डिनोमिनेटर यानी वेवलेंथ में चेंजेस नहीं आएंगी, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी। पर अब क्योंकि लिसनर अवे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जो है वो v माइनस वी नाट हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है बेटा, जो है कट होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो इफेक्टिव वेलोसिटी है v माइनस वी नाट के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम न्यू फ्रीक्वेंसी बनाएं और न्यू फ्रीक्वेंसी में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो पुट करें तो ये बराबर हो जाएगा v माइनस वी नाट अपान वेवलेंथ। और अगर हम इसको रीअरेंज करके वेवलेंथ की वैल्यू बनाएं तो लेमडा v अपान फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो न्यू फ्रीक्वेंसी v माइनस वी नाट, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, पर हमने वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट की है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से ऊपर आ जाएगी और रीअरेंजमेंट के बाद फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल फार्मूला है वो v माइनस वी नाट अपान वी इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर आप देखोगे कि न्यू फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। रीज़न, क्योंकि न्यूमिरेटर कम हो गया है, वेवलेंथ तो चेंज हुई नहीं और ऊपर न्यूमिरेटर में वेलोसिटी कम हो गई है। इसी वजह से जब कोई ऑब्जर्वर या लिसनर अवे मूव करता है तो पिच जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी कि साउंड मोटा सुनाई देता है। सही हो गया बेटा? अच्छा, अब अगर हम फार्मूला देखें, जब जो ऑब्जर्वर अवे मूव करता है, जो अभी हमने ड्राइव किया, तो उसमें न्यू फ्रीक्वेंसी v माइनस वी नाट अपान वी इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बेटा, ये v अपान वी इंटू एफ, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ये v नाट अपान वी इंटू एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने एफ, ये जो v है यहाँ पर आएगा, ये आप थोड़ा सा सही कर लें, ठीक है। तो ये बेटा v जो है v में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, f माइनस बेटा सेम, तो यहाँ पर ये जो v अपान वी नाट है, यहाँ पर v नाट लिखेंगे, तो सॉरी v नाट अपान वी लिखेंगे, तो इस टर्म में क्या बचेगा, f v नाट अपान वी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इस टर्म के नीचे भी v आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस टर्म को इस तरफ को ले जाएं तो f डैश माइनस एफ हो जाएगा। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो आएगी f डैश माइनस एफ, वो बराबर हो जाएगी माइनस, क्योंकि इस तरफ ये माइनस है, माइनस एफ वी नाट अपान वी। तो इस केस में जब लिसनर अवे मूव करता है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आती है। अब चेंज इन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, आवाज़ मोटा होता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपने न्यू फ्रीक्वेंसी के फार्मूले देखे और चेंज इन फ्रीक्वेंसी के फार्मूले भी देखे, पर ये दोनों केसेस क्या थे, जब ऑब्जर्वर या लिसनर मूव करता था, पहले केस में टूवर्ड्स, दूसरे केस में अवे, पर सोर्स अभी तक रेस्ट में था। ठीक हो गया? तो अब हम जर्नल फार्मूला को देखते हैं, जब क्या है, सोर्स रेस्ट में है और लिसनर मूव करता है, फिर भली अवे मूव करे या टूवर्ड्स मूव करे। तो इसका जो जर्नल फार्मूला हो जाएगा वो एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस माइनस वी नाट अपान वी, ठीक है। तो इसमें न्यूमिरेटर के अंदर चेंजेस आएंगी, हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमिरेटर में ऐड और माइनस करेंगे। कब? जब लिसनर मूव करता है, ठीक है। प्लस कब पुट करेंगे? जब टूवर्ड्स मूव करेगा, और माइनस कब पुट करेंगे? जब अवे मूव करेगा। सो दिस इज द जर्नल फार्मूला जिसको हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर टूवर्ड्स मूव करता है तो हम प्लस पुट कर इस फार्मूले को क्या बना लेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी नाट अपान वी। बेटा इस फार्मूले में ये भी नोट रखना कि ये जो वेलोसिटी के यूनिट हैं ये सबके सेम होने चाहिए, यानी ये अगर मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए और नीचे भी मीटर पर सेकंड। ऐसा ना हो कि ये मीटर पर सेकंड में हो और ये किलोमीटर पर आवर में हो, ठीक है, ये माइल पर आवर में हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम करने में जो है वो सही जवाब नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट आपस में कटेंगे नहीं। सही हो गया? तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जब सोर्स मूव करता है तो उसके कौन से केसेस हैं। केस नंबर 3, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर बट द लिसनर इज एट रेस्ट। अब लिसनर रेस्ट में है और सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है। तो इन दिस कंडीशन वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल टू म्यू लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपान लेमडा। अब यहाँ पर क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है तो डिनोमिनेटर यानी कि वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आएंगी, वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगी। समझ में आया है? अब यहाँ पर वेवलेंथ किस तरीके से चेंज होगी, उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते हैं।
सबसे पहले आप देखो बेटा कि हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि साउंड मूव कर रही है, ठीक है, और साउंड जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वेवलेंथ जितना, और साउंड की वेलोसिटी क्या होती है v, और वेवलेंथ जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसको जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो साउंड जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो साउंड की वेलोसिटी के साथ होता है, और एक वेवलेंथ जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में एक टाइम पीरियड जितना टाइम लग जाता है। अब क्योंकि बेटा सोर्स भी मूव कर रहा है, तो अगर सिर्फ साउंड मूव करती तो वो हमारी तरफ लेम्डा जितना आगे आ जाती, पर क्योंकि सोर्स भी उसके पीछे पीछे आ रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट सोर्स भी कवर कर लेता है। अब जो सोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो तो सोर्स की वेलोसिटी के साथ कवर होगा, और क्योंकि सेम टाइम में हमने देखना है कि सोर्स कितना आगे आता है, तो टाइम हमने किसका पुट कर दिया, एक टाइम पीरियड के बराबर, यानी वेव को भी उतना टाइम दिया और सोर्स को भी उतना टाइम दिया। तो वेव ने या साउंड ने एक वेवलेंथ v इंटू टी जितनी कवर की, और इसी तरीके से सोर्स ने vs इंटू टी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया मीनवाइल सेम टाइम में। अब वेव जो है वो वेवलेंथ जितना आगे आई है तो सोर्स उसके पीछे x सोर्स जितना फॉलो करता हुआ आगे आ गया है। इसी वजह से जो ओरिजिनल वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, और जो न्यू वेवलेंथ है लेम्डा डैश वो बराबर हो जाएगी लेम्डा जो साउंड ने मूव किया माइनस जो सोर्स ने मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो गई। अब फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो लेम्डा डैश है ये सेम, और ये जो लेम्डा है ये किसके बराबर होता है, v इंटू टी, ये माइनस सेम, और ये जो सोर्स का डिस्प्लेसमेंट है ये vs इंटू टी के बराबर है। ठीक है, अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, तो रेसिप्रोकल में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेम्डा डैश इज इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस v सोर्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर, ठीक है, कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या होगा v माइनस वी एस। तो न्यू वेवलेंथ लेम्डा डैश की हमें वैल्यू मिल गई। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लेम्डा होती है, और यहाँ पर वेलोसिटी ने चेंज नहीं होना, डिनोमिनेटर में वेवलेंथ ने चेंज होना है, और वेवलेंथ जो चेंज हुई है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डिराइव कर ली है। तो अब हम इसको पुट करते हैं, यानी अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वो वेवलेंथ की वजह से चेंज होगी, और वेवलेंथ की वैल्यू अभी जो हमने ड्राइव की वो v माइनस वी सोर्स अपान फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो हमने डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट की, यहाँ से फ्रीक्वेंसी रीअरेंजमेंट में ऊपर चली जाएगी, तो फाइनल फार्मूला जो है वो एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी अपान वी माइनस वी सोर्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि जब सोर्स मूव करता है तो डिनोमिनेटर में चेंजेस आई हैं, और यहाँ पर जो न्यू फ्रीक्वेंसी है ये कम हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर ये सोर्स की वेलोसिटी इसमें से माइनस हो गई है, और न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरीके से अगर हम चौथे केस को डिस्कस करें जिसमें सोर्स मूव कर रहा है, अब वो अवे मूव कर रहा है वाइल द लिसनर इज एट रेस्ट। तो सिमिलरली हम स्टार्ट करते हैं कि अब जो वेवलेंथ वो कवर करेगा या उसकी जो वेवलेंथ चेंज होगी वो ओरिजिनल वेवलेंथ प्लस सोर्स का डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो साउंड को फॉलो कर रहा था। अब क्योंकि साउंड जो है वो हमारी तरफ आ रही है और सोर्स हमसे अवे जा रहा है, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेम्डा प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोर्स कवर्ड इन द सेम टाइम। तो जो न्यू वेवलेंथ होगी वो v अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्लस v सोर्स अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी को बेटा हम ले लेंगे कॉमन और ये फार्मूला लेमडा डैश का बन जाएगा v प्लस वी एस अपान ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सही हो गया। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और डिनोमिनेटर में वेवलेंथ की वजह से चेंज होगी, क्योंकि अब सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर हम लेमडा डैश की वैल्यू पुट कर दें तो v इज इक्वल टू लेमडा डैश के बदले v प्लस वी सोर्स अपान फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऊपर चली जाएगी तो ये फार्मूला जो है एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी अपान वी प्लस वी सोर्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जब सोर्स मूव करे और अवे मूव करे तो फिर ऐसा दिखाई दे। अब हम कोई ऐसा फार्मूला सोचते हैं जो सारे केसेस के साथ डील करे, फिर भली सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों मूव करें, अवे मूव करें, टूवर्ड्स मूव करें, कुछ भी हो, एक ही फार्मूला ऑल टाइप ऑफ केसेस के साथ डील करेगा। तो बेटा ये जो फार्मूला है इसमें न्यू फ्रीक्वेंसी एफ डैश बराबर होगी v प्लस माइनस वी नॉट अपान वी माइनस प्लस वी सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये वो मैजिकल फार्मूला है जो हम सारे केसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, पर आप इसको एक मर्तबा अच्छे तरीके से समझ लो। इसमें बेटा जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो हम ऊपर ऐड करेंगे और सोर्स की वेलोसिटी हमेशा नीचे ऐड करेंगे। ऊपर प्लस टूवर्ड्स के लिए और माइनस अवे के लिए यूज़ होगा और नीचे माइनस टूवर्ड्स के लिए और प्लस अवे के लिए यूज़ होगा। ठीक है। सपोज करो हम इसको कुछ केसेस पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि अगर सोर्स और लिसनर बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, बेटा दोनों अगर एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो सोर्स भी टूवर्ड्स आएगा और लिसनर भी टूवर्ड्स आएगा। तो सोर्स की वेलोसिटी नीचे है और नीचे टूवर्ड्स के लिए माइनस और ऊपर टूवर्ड्स के लिए प्लस होता है। इसलिए इस केस में जो फार्मूला हो जाएगा वो एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी ऑब्जर्वर वी माइनस वी सोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एक और केस मिलता है जिसमें सोर्स और लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों अवे जा रहे हैं, तो सोर्स अवे जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस और ऑब्जर्वर अवे जाएगा न्यूमिनेटर में माइनस। तो फार्मूला कैसा बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी ऑब्जर्वर अपान वी प्लस वी सोर्स। है ना मज़े की बात कि हम जस्ट मिनट्स में सिर्फ इस फार्मूले को सोचकर सारे केसेस को सॉल्व करते जा रहे हैं। एक और केस को देखते हैं। तो इसी जनरल फार्मूला को यूज़ करके हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इफ़ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ जाएं। ठीक है। लेट सपोज करो ऑब्जर्वर आगे जा रहा है, सोर्स उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ऑब्जर्वर आगे जा रहा है यानी वो लिफ्ट नहीं करवा रहा और वो अवे जा रहा है और सोर्स उसको फॉलो कर रहा है, तो सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है। तो ऑब्जर्वर अवे ऊपर माइनस, सोर्स टूवर्ड्स नीचे भी माइनस, नीचे टूवर्ड्स के लिए माइनस होगा और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है तो वेलोसिटी भी सेम, तो दोनों में माइनस और ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी भी सेम, तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा और न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। इसी वजह से क्या बोलता है देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट कैसे होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट के बराबर हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ जब चलते हैं तो आपस में एक दूसरे के हिसाब से वो रेस्ट में होते हैं। एक और केस को देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स को फॉलो करता है। ठीक है। ऑब्जर्वर सोर्स को फॉलो कर रहा है यानी सोर्स आगे जा रहा है और ऑब्जर्वर उसके पीछे उसको फॉलो करता है। ठीक है। तो सोर्स आगे जा रहा है यानी अवे, तो अवे के लिए नीचे क्या होगा प्लस, तो नीचे प्लस हो जाएगा और ऑब्जर्वर बेटा उसको फॉलो कर रहा है
तो ऊपर जो है फॉलो करने के लिए मतलब टुवर्ड्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हम सारे केसेस को सोच लेंगे और इसी मैजिकल फार्मूले के ज़रिए हम प्लस माइनस का ख्याल करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। फाइनल बात जो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि इसमें 3 किस्म की वेलोसिटीज़ हैं, साउंड की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी। ये ख्याल करना है कि तीनों वेलोसिटीज़ का यूनिट सेम हो, यानी भली मीटर पर सेकंड हो तो सबका मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है तो सबका किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर है, मीटर पर मिनट है तो सब वेलोसिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, ताकि ये आपस में कट जाएं और फाइनल फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन आसान हो। अगर यूनिट डिफरेंट होंगे तो फिर यूनिट आपस में कटेंगे नहीं और प्रॉब्लम करना मुश्किल हो जाएगा, आपका सही आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया। बस इसी छोटी सी बात का आपने ख्याल करना है। तो इसी के साथ बेटा हमारा साउंड वेव वाला सेक्शन भी पूरा हो जाता है और अब हम इसकी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को शाम 4 बजे ऑनलाइन टेस्ट होगी। सब उसकी तैयारी कर लो, अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।